अगले 3-4 हफ्ते भी मैं कमांडर अब्दुल हक का मेहमान रहा। मुझे वहां रुके हुए 2 माह से ज्यादा अरसा हो गया था, लेकिन बगैर तंदुरुस्त हुए मैं अपना सफर जारी नहीं रख सकता था। इसलिए जब तक मैं मुकम्मल सेहतयाब न हो गया, मैंने वहां से हिलने की कोशिश न की। कुछ दिन मजीद गुजारने के बाद मैं वहां से जाने के लिए तैयार था। कमांडर अब्दुल हक को अपने साथ जाने पर आमादा देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, मेरा ख्याल है आपकी यहाँ ज्यादा जरूरत है। वो बोले, सही कहा, मगर मेरे अलावा गजनी तक जाने का मुख्तसर रास्ता किसी को मालूम नहीं, और यूं भी कमांडर इस्लाम मेरी वापसी तक यही है। मैंने कहा, ठीक है, चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, और वो सर हिलाते हुए आगे हो गया। गजनी तक हमने पैदल ही जाना था। मैंने रास्ते में काफी वक्त जाया कर दिया था। नामालूम एल्बर्ट ब्रूक वगैरह अब तक गजनी में थे या कहीं और मुंतकिल हो गए थे, लेकिन मेरे पास उनके बारे में यही आखिरी मालूमात थी, इसलिए मुझे एक बार तो वहाँ जरूर जाना था। वहाँ जाने के बाद ही मैं अगली मंजिल का तयन कर सकता था। थोड़ा सा आगे आते ही मैंने पूछा, यहाँ से हम मरनाहगर जाएंगे? उसने नफी में सर हिलाया, नहीं, हम मरनाहगर, पक्तिका और जरगून शहर वगैरह को नजरअंदाज करते हुए पहाड़ों के बीचों बीच मुख्तसर रस्तों से आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा, गुर्देज कैंप भी तो रास्ते में ही आता है। वो बोला, नहीं, वो दूसरी जानिब है, उससे कम वक्त तो गजनी पहुंचने में लगेगा। मैंने कहा, वहां से सगीर शहीद पार्टी तो 2 दिनों में हम तक पहुंच गए थे। वो गुर्देज से अरगून और सारूबी तक गाड़ियों में आए थे, वहां से मुख्तसर रास्ते पर मरनाहगर पहुंच गए थे। मैंने पूछा, इसका मतलब गुर्देज से मीरान शाह वाला रास्ता उन्हें करीब पड़ता होगा? उसने इस बात में सर हिलाया, हाँ, बहुत करीब पड़ता है और गाड़ी का रास्ता है, मगर वो रास्ता हमारे लिए महफूज नहीं है, इसलिए चक्कर काट कर उस तरफ से आना पड़ता है। कहकर मैं खामोश हो गया। उसने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, वैसे पक्तिका के मुजाफात में मोबाइल फोन के सिग्नल भी शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब आगे शहरों में मोबाइल फोन के सिग्नल आते हैं? वो बोले, बिल्कुल आते हैं। AWCC यानी अफगानिस्तान वायरलेस कम्युनिकेशन, रोशन और ADIA वगैरह। मैंने कहा, फिर तो राब्तों में सहूलत रहती होगी। उसने इस बात में सर हिलाया, बहुत ज्यादा, और अब काम शुरू है। इंशाल्लाह जल्द ही सरहदी पहाड़ों पर भी सिग्नल आने शुरू हो जाएंगे। मैंने खुश होते हुए कहा, चलो इस बहाने आप लोगों से भी बातचीत हो जाया करेगी। अब्दुल हक इन रस्तों का शनावर था और फिर काफी अरसे से उसका वास्ता पहाड़ों से पड़ रहा था, तभी वो ढलान पर काफी तेजी से हरकत करता था। दोपहर डले हम एक चश्मे के किनारे दिन का खाना खा रहे थे। खाने के बाद गर्म कहवे से लुत्फानंदोज होते हुए मैंने पूछा, वैसे बेहतर होता कि आप मुझे नक्शा बना कर दे देते। वो बोले, दरअसल मैं गजनी के इलाके में मसरूफ अमल मुजाहिदों से आपका राब्ता भी करवाना चाहता था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब, वो कोई और मुजाहिद हैं? वो मुझे समझाता हुआ बोला, बिल्कुल, अफगानिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुप कुफ्र से बरसरे पैकार हैं और हर ग्रुप का अलहदा कमांडर है। आपको तो हमारे ग्रुप के कुछ लोग जानते हैं, बस बाकी ग्रुप्स के लिए आप बिल्कुल ही अनजान और लाताल्लुक शख्स होंगे। मैंने पूछा, तो क्या अफगानिस्तान में काम करने वाले तमाम ग्रुप्स आपको जानते हैं? उसने नफी में सर हिलाया, नहीं, लेकिन मैं उन्हें अपनी पहचान करवा सकता हूँ। तमाम छोटे कमांडरों के पास भी मुख्तलिफ पासवर्ड्स और खुफिया मालूमात होती हैं, जिनमें मैं आपको हिस्सेदार नहीं बना सकता। इसी वजह से मैं खुद आपके साथ सफर तय करना पड़ा। मैंने कहा, वैसे अफगानिस्तान में कितने ग्रुप काम कर रहे हैं? वो बोले, काफी ज्यादा हैं, और वो उन ग्रुपों की तफसील बताने लगा। शाम तक हम एक छोटी सी आबादी के करीब पहुंच गए थे। दोनों ने मशवरे से वहीं रात गुजारने का फैसला किया। एक भले आदमी के घर से हमें खाना और ठिकाना मिल गया था। सुबह सवेरे नमाज पढ़कर हमने नाश्ता किया और अल्लाह पाक का नाम लेकर चल पड़े। अगले 2 दिन हमने आराम से सफर करते हुए रास्ते ही में गुजारे थे। इस दौरान हमें दरियाए गजनी भी उबूर करना पड़ा। हम दिन को सफर करते और रात को किसी के मेहमान बन जाते। तीसरे दिन सपहर ढले हम मुजाहिदीन के एक खुफिया ठिकाने तक पहुंच गए थे। कमांडर अब्दुल हक ने अपनी पहचान करवाई। फौरन हमें खुशामदीद कहा गया। रात के खाने पर कमांडर बिस्मिल्लाह जान हमारी आमद की गायत पूछ रहा था। अब्दुल हक ने तफसील बताने से गुरेज किया, एक जाती काम ही समझ लो। शायद मेरी मर्जी मालूम किए बगैर वो कुछ बताना नहीं चाहता था। बिस्मिल्लाह जान ने तफसील जानने में कोई दिलचस्पी जाहिर किए बगैर कहा, बस ये बता दें कि हम क्या मदद कर सकते हैं। अब्दुल हक ने कहा, फिलहाल तो कोई नहीं, अलबत्ता जब भी किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी आपको जरूर तकलीफ देंगे। बिस्मिल्लाह जान खुश दिली से बोला, खुश आमदीद। रात को जब हम बिस्तर पर लेटे तो मैं कमांडर अब्दुल हक को मुखातिब हुआ, मेरा ख्याल है अब आपकी जिम्मेदारी भी खत्म हो गई है। वो बोले, नहीं यार, आप जिस दुश्मन के खिलाफ काम कर रहे हैं वो मेरा भी उतना ही दुश्मन है। मैंने कहा, वैसे यहाँ तक तो मैं पहुँच गया हूँ, मगर कोई लाए अमल जहन में नहीं आ रहा। अब्दुल हक इत्मीनान से बोला, पहले उनके कैंप का जायजा लेंगे, फिर मंसूबा बनाएंगे। अगले दिन हमने अपने हथियार मुजाहिदीन के ठिकाने पर छोड़े और एक रहनुमा को साथ लेकर गजनी शहर की तरफ चल पड़े। अमेरिकन आर्मी का कैंप शहर के मज़ाफात में था। कैंप क्या, पूरा कला था।
सिक्योरिटी के इतने सख्त इंतजामात के हकीकतन वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अमेरिकन की रिहाइश तक 4-5 हिफाजती हिसार बने हुए थे। इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी देखकर मेरे दिमाग में कैंप के अंदर घुसने का ख्याल भग से उड़ गया। मैंने आंखों से लगी दूरबीन कमांडर अब्दुल हक की तरफ बढ़ाई। मेरा ख्याल है अंदर घुसने की कोशिश करना निरी खुदकुशी होगी। मेरे हाथों से दूरबीन लेकर उसने आंखों से लगाने की जहमत किए बगैर कहा, मुझे पहले से मालूम था मगर मैं चाहता था कि एक मर्तबा तुम खुद देख लो। मैंने हैरानी से पूछा, आप पहले ये कैंप देख चुके हैं? उसने नफी में सर हिलाया, नहीं। अगर देख चुका होता तो अपने साथ किसी रहनुमा को क्यों लाता? मगर उनके तमाम कैंप इसी तरह फुल प्रूफ बनाए गए हैं और ये भी बाकी कैंपों की तरह ही है। अमेरिकन बस अपनी फिल्मों में दलेरी दिखा सकते हैं, हकीकतन इतने बुज़दिल हैं कि मैं बता नहीं सकता। मैंने पूछा, क्या ये कैंप से बाहर नहीं निकलते? वो बोला, निकलते हैं मगर बहुत कम, और खातिर खा इंतजाम के बाद एक काफिले की सूरत बाहर आते हैं। सबसे आगे एक खुसूसी गाड़ी चलती है जिसमें जैमर नस्ब होता है, जिसकी वजह से कोई भी टाइम बम या आईडी वगैरह चल नहीं सकती, और अगर इत्तेफाक से आईईडी फट भी जाए तब भी आगे वाली गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अकब में चलने वाली गाड़ियों में भी कई अफगान और अमेरिकन हथियार बरदार तैयार हालत में बैठे होते हैं। हेलीकॉप्टर भी उमूमन काफिले के साथ ही होता है। मैंने पूछा, पाकिस्तान में तो एल्बर्ट ब्रूक वगैरह इतना एहतमाम नहीं करते थे? वो बोला, क्योंकि वहाँ वो अमरीकियों की हैसियत से सफर नहीं करते थे। वहाँ वो दहशतगर्दों की गाड़ियों में छुपकर हरकत करते और किसी को मालूम नहीं होता था कि उनकी गाड़ियों में कोई अमरीकी जा रहा है। उस दिन हम अमरीकन कैंप का चारों अतराफ से जायजा लेकर वापस आ गए। वापस पहुंचते हुए शाम हो गई थी। सुबह नाश्ते के बाद से हम कुछ खा पी नहीं सके थे। कैंप पहुंचते ही हमने सबसे पहले खाना पसंद किया। रात को सोने से पहले हम एक मुनासिब लाया अमल तरतीब दे रहे थे। मैंने कहा, भाई मुझे इसका एक ही हल नजर आ रहा है कि उनका कोई अहम आदमी अपने कब्जे में करें और फिर मुज़ाकरात के जरिए अपनी शर्त मनवाएं। अब्दुल हक ने मेरी बात की तायद की, सही कहा, मगर असल मसला है किसी अहम आदमी को पकड़ने का। इन बुज़दिलों के होटलों और तफरीह के दूसरे इंतजामात हिफाजती हिसार के अंदर ही किए गए हैं। इस तरह न उन्हें बाहर निकलना पड़ता है और न उन्हें कोई खतरा होता है। मैंने कहा, उनके कैंप पर तो हमला किया जा सकता है। वो बोला, शायद, मगर इस तरह हम उन्हें जानी नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, किसी को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि ये हमला दूर से रॉकेट वगैरह फेंक कर ही किया जा सकेगा, वरना कैंप के हिफाजती इंतजामात तो आप खुद ही देख रहे हैं। मैंने कहा, शहर में खरीदारी वगैरह के लिए तो जाते होंगे? वो बोला, जरूरत का सामान उन्हें कैंप के अंदर ही पहुंचा दिया जाता है और सामान लाने वाले मखसूस अफराद होते हैं जिन्हें शनाख्त के कई मराहिल से गुजरना पड़ता है। मैंने कहा, अब यही तरीका रह गया है कि उनके किसी काफिले पर घात लगाई जाए। वो बोला, हाँ, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा कि हम पहले से उनके काफिले के जाने के वक्त और समत के बारे में मालूम हो। उस सूरत में भी हमें कमांडर बिस्मिल्लाह जान की मदद जरूर लेना पड़ेगी। मैंने पूछा, तो क्या कमांडर हमारी मदद नहीं करेगा? वो बोला, क्यों नहीं? मैंने कहा, बेहतर तो यही होगा कि उन्हें सारी बात बताकर मशवरा मांगा जाए, शायद वो किसी दूसरी तजवीज की तरफ रहनुमाई कर दें। कमांडर अब्दुल हक मेरे साथ मुत्तफिक हो गया, ठीक है, कल उनसे बात करेंगे। अगले दिन कमांडर बिस्मिल्लाह जान सुबह सवेरे ही कहीं निकल गया था। उनकी वापसी कहीं रात गए हुई थी। यूं एक दिन बाद ही उनसे बात हो सकी। सारी बात सुनकर वो गहरी सोच में खो गया था। चंद लम्हों बाद उसने जबान खोली, उनके काफिले तो 15-20 दिन बाद हरकत कर लेते हैं, लेकिन एक तो जरूरी नहीं कि हर काफिले में कोई अहम शख्सियत मौजूद हो, और दूसरा, काफिले की हिफाजत के लिए उमूमन हेलीकॉप्टर भी साथ चलता है। ऐसी सूरत में काफिले पर हमला तो किया जा सकता है, किसी को गिरफ्तार करना मुश्किल होता है। मैं फीके अंदाज में बोला, गोया हमारा मंसूबा किसी काम का नहीं। कमांडर बिस्मिल्लाह जान ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, एक तरीका तो है, लेकिन उसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। हमने बजक जबान होकर कहा, वो क्या? वो बोले, गैर मुल्की मीडिया के काफी नुमाइंदे अफगानिस्तान के बड़े शहरों में मौजूद हैं। इसी तरह उन शहरों में कुछ दूसरे मकासद से आए हुए अमरीकी शहरी भी मौजूद होते हैं। मैंने उसकी बात पूरी नहीं होने दी थी। मैंने कहा, मगर हमें मीडिया के नुमाइंदों या आम अमेरिकन से क्या मतलब? कमांडर बिस्मिल्लाह ने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। मेरा ख्याल है मेरी बात दरमियान में ही रह गई। मैंने जल्दी से माजरत की। वो बोला, तो मैं कह रहा था कि इनमें अमेरिकन CIA के कुछ एजेंट्स छुपे होते हैं। अब इन सीक्रेट एजेंट्स को कैसे पहचाना जा सकता है, इस बारे में बस इतनी ही रहनुमाई कर सकता हूँ कि इसके लिए ऐसे अफराद की निगरानी करना पड़ेगी और ये काफी थका देने वाला काम है। मैंने कहा, गोया अब मुझे जासूस बनना पड़ेगा। कमांडर बिस्मिल्लाह जान ने इस बात में सर हिलाया, जी, और शहर में रहने के लिए आपके पास अपनी शनाख्त मौजूद होना चाहिए, ये न हो दूसरों को पकड़ते हुए अपनी जान फंसा बैठो। मैंने कहा, अब काम थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब्दुल हक ने मुझे तसल्ली दी, नहीं, इसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। मैंने पूछा, वो कैसे? बिस्मिल्लाह जान भी उसकी जानिब मुतवज्जे हो गया। अब्दुल हक ने कहा, अफगानिस्तान में काफी कंस्ट्रक्शन कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें पाकिस्तानी मजदूर और इंजीनियर्स भी काम कर रहे हैं। मैंने वजाहत चाही, तो फिर
वो बोला, आप किसी भी कंपनी में बतौर मजदूर शामिल होकर अपने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पर आसानी से घूम सकते हैं। मैंने कहा, वीजा वगैरह भी तो बनाना होगा। वो बोला, वैसे सर्दियों में तो कंस्ट्रक्शन कंपनियों का काम ठप हो जाता है। इससे पहले कि अब्दुल हक मेरे सवाल का जवाब देता, बिस्मिल्लाह जान ने एक और नुक्ता उठाया। ये अमेरिका नहीं है कि जहाँ वीजों की इतनी जांच पड़ताल हो और नकली वीजा बनाना कोई मुश्किल नहीं। बाकी कंस्ट्रक्शन कंपनियां साइटों का काम सर्दी की वजह से रोक देती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दफ्तरी स्टाफ मौजूद रहता है। अब्दुल हक ने एक ही सांस में हम दोनों का एतराज खत्म कर दिया था। उसके बाद हम बाकी तफसीलात तय करने लगे। अगले दिन अब्दुल हक ने वहाँ से काबुल जाना था, क्योंकि उसकी वाकफियत जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में थी वो काबुल के मज़ाफात में काम कर रही थी। वहीं पर उसने मेरे लिए वीजा भी बनवाना था। मैंने भी उसके साथ चलने पर इसरार किया था, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि मेरा सड़क के जरिए काबुल जाना किसी तौर मुनासिब नहीं था। खुद अब्दुल हक के पास अफगानिस्तान की शनाख्त मौजूद थी। अगले दिन कमांडर अब्दुल हक मुझसे इजाजत लेकर रुखसत हो गया। जाते हुए उसने एक कैमरे वाले मोबाइल फोन में मेरी चंद तस्वीर खींच ली। एक मुजाहिद को मैंने अपने जाती काम में घसीट लिया था। गोइन मुजाहिदीन की जिंदगी का मकसद ही कुफ्र के खिलाफ बरसरे पैकार रहना है, लेकिन उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। उसके जाने के बाद एक बार फिर मैं फारिग था। फरवरी के वस्त में सर्दी का जोर टूटने लगता है, मगर यहाँ अभी तक सर्दी पड़ रही थी। कमांडर अब्दुल हक ने यही कहा था कि उसे मेरे काम में हफ्ते से ज्यादा वक्त लग जाएगा। अब उसे 1.5 हफ्ता भी लग सकता था और 2 से 3 हफ्ते भी। उसकी वापसी तक मुझे कोई काम नहीं था। खुद को मसरूफ रखने के लिए मैं फारिग औकात में मुख्तलिफ वर्जिशें करके वक्त गुजारता। कमांडर अब्दुल हक को गए हुए 1 हफ्ता हो गया था जब एक रात कमांडर बिस्मिल्लाह जान मेरे पास आ गया। मैं सोने के लिए लेट चुका था। मुझे रजाई में घुसा देखकर वो वापस मुड़ने लगा। आप गालिबन सो रहे हैं। मैंने जल्दी से कहा, अरे नहीं भाई, आए बैठे। फारिग आदमी को इतनी जल्दी नींद कहाँ आती है। अच्छा करके वो मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, आप काम में मसरूफ होते हैं इसलिए आपके पास नहीं बैठता, वरना मेरा दिल चाहता है कि रात गए तक आपके साथ गपशप करूं। वो बोला, गोया फरागत आपको रास नहीं। उसने बज़ाहिर हंसते हुए पूछा। नामालूम क्यों मुझे उसका लहजा मानी खेज लगा था। मैंने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे मुसलसल फारिग रहना पड़ रहा है और ये बेकारी निरा सरदर्द ही तो है। वो बोला, वैसे एक काम तो है, इस बहाने हमारी भी मदद हो जाएगी और आपको भी हिलने जुलने का मौका मिल जाएगा। उसके अंदाज से साफ लग रहा था कि वो सिर्फ इसी खातिर मेरे पास आया था, और गुफ्तगू का रुख इत्तेफाकन इस मौजू की जानिब मुड़ गया कि उसे अपनी बात करने में आसानी हो गई। मैं खुश दिली से बोला, कमांडर आप बेझिझक बताएं, अगर मेरे बस में हुआ तो इनकार नहीं सुनोगे। वो बोला, अब्दुल हक भाई कह रहे थे कि आपका निशाना बहुत अच्छा है। काम बताने से पहले उसने तस्दीक करना जरूरी समझा। मैंने इनकिसारी से कहा, लोग ऐसा ही समझते हैं। उसने मुतबस्सम होकर कहा, तो लोगों के समझने को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता ना। मैंने मजाही अंदाज में कहा, गोया आपके नजदीक एक अच्छा निशानेबाज होना बुराई की अलामत है। वो तुर्की बतुर्की बोला, बिल्कुल, मुखालिफिन को ऐसा आदमी बहुत बुरा लगता है। मैंने जवाबी वार किया, गालिबन आप यही चाहते हैं कि वो मुझे बुरा ही समझते रहें। वो बोला, परसों एक खुसूसी तकरीब मनाई जा रही है। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक अगले 3-4 दिन मौसम साफ रहेगा। धूप से लुत्फानंदोज होने के लिए ये महफिल एक खुली जगह मुनक्किद होगी। एक बड़ा सा केक काटा जाएगा और इस दौरान आप हमें यकीन दिला सकते हैं कि दुश्मन आपको यूं ही बुरा नहीं समझते। आखिरी फिक्रा उसने हंसते हुए कहा था। मैं एकदम संजीदा हो गया था। ये पक्की इत्तला है। उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ। मैंने कहा, लेकिन उस दिन मैंने कमांडर अब्दुल हक के साथ कैंप का जायजा लिया था। मुझे तो कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई जहां से हम कैंप के अंदर मौजूद किसी शख्स को निशाना बना सकें, क्योंकि कैंप के नजदीक जो 2 टेकरियां हैं वहां अफगान आर्मी तैनात है। वो इत्मीनान से बोला, जुनूबी टेकरी पर कल रात हमारा कब्जा हो जाएगा। सारा मंसूबा बना लिया गया है और मेरा ख्याल है कि जुनूबी टेकरी से कैंप के अंदर मुनासिब तरीके से फायर किया जा सकेगा। मैंने अंदेशा जाहिर किया, शायद उस टेकरी पर बगैर शोर शराबे के कब्जा न किया जा सके। एक भी गोली चल गई तो भांडा फूट जाएगा और हमने वहाँ काफी वक्त गुजारना है। वो यकीन से बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस टेकरी पर जो लोग तैनात हैं उनमें हमारा एक आदमी मौजूद है। कल रात को तमाम के खाने में ज़ूद असर बेहोशी की दवा शामिल हो जाएगी और उसके बाद यकीनन कोई मज़ाहमत के काबिल नहीं रहेगा। मैंने कहा, यह सारा मंसूबा आपने मेरी निशानेबाजी की वजह से बनाया है या कोई और वजह है? वो बोला, ऐसे मंसूबे हम वक्तन फवक्तन बनाते रहते हैं, क्योंकि हम दुश्मन को आराम से रहने नहीं दे सकते। वैसे ये मंसूबा 25 दिसंबर के लिए तरतीब दिया गया था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से जो तकरीब खुले मैदान में होना थी वो बंद स्टेडियम में मनाई गई। बस हमने अब जो आदमी वहां तक पहुंचाया था उसे कह दिया कि वो किसी मुनासिब मौके की आमद तक वहीं टिका रहे, और अब वो मुनासिब मौका आ गया है। हमने जो मंसूबा बनाया था उसके मुताबिक हमें वहां रॉकेट फायर करते, गो वो तमाम रॉकेट अंदाजे से फायर किए जाते और कभी कभार ही कोई रॉकेट निशाने पर लगता है।
लेकिन हमारा असल मकसद अफरा तफरी फैलाना और उन्हें ये बावर करवाते रहना है कि हम मौजूद हैं। मैंने कहा, तो ये काम आप किसी से भी करवा सकते हैं, यूं किसी तकरीब का इंतजार करने का क्या मतलब? वो बोला, क्योंकि तकरीब के वक्त तमाम इकट्ठे होते हैं और एक भी रॉकेट निशाने पर लग जाए तो काफी तबाही फैल सकती है। दूसरा, उनके जश्न के मौके पर ऐसी कार्रवाई उनमें ज्यादा मायूसी फैलाती है। मैंने कहा, मेरी गोली चलाने से तो एकदम अफरा तफरी फैल जाएगी और इस सूरत में मैं 3-4 से ज्यादा अफराद को निशाना बना नहीं पाऊंगा, शायद आपके रॉकेटों को भी जाया करने का बायस बन जाऊं। वो बोला, हमारे पास ऐसे मौकों के लिए 107 रॉकेट हैं जिनका लॉन्चर नहीं होता, बस रॉकेट ही को सिधाई देकर हम मतलूबा समत में उनका रुख करके रख देते हैं। यूं कभी कभार तो एक आदमी का भी नुकसान नहीं होता और कभी कभी चंद अफराद हलाक हो जाते हैं, जबकि आपके फायर से 2-3 तो मुर्दार हो ही जाएंगे। खासकर बड़े आदमियों की मौत से उनके मोराल पर काफी असर पड़ेगा। मैंने कहा, जब तक मैं तकरीब की जगह का फासला नाप नहीं लेता तब तक ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि मैं कितनों को निशाना बना सकता हूँ। इस ज़मीन में मुझे कुछ सामान भी दरकार होगा। उसका सारा मंसूबा समझ में आते ही मैंने उससे अपनी जरूरियात से आगाह करना मुनासिब समझा। वो बोला, आप अपनी जरूरियात के बारे में बताएं। मैंने कहा, सबसे पहले तो एक दूर मार राइफल चाहिए होगी, उसके साथ दूरबीन, विंड मीटर, लेजर रेंज फाइंडर, और मैं उसे अपने मतलूबा सामान के बारे में तफसील से बताने लगा। वो उठते हुए बोला, चले मैं आपको अपने पास मौजूद सामान दिखा देता हूँ, जो चीज कम होगी उसका बंदोबस्त इंशाल्लाह कल हो जाएगा। मैं सर हिलाता हुआ बिस्तर से निकला और उसके हमरा हो लिया। थोड़ी देर बाद हम एक तहखाने में मौजूद थे। वहाँ हथियारों के दरमियान ड्रैगनोव और गैलिल स्नाइपर राइफल के अलावा रेंज मास्टर भी मौजूद थी, और रेंज मास्टर की मौजूदगी में दूसरी राइफलों से मुझे क्या मतलब हो सकता था? ये तमाम अमेरिकन और अफगान फौजियों से छीना गया सामान था। सिवाय विंड मीटर के मुझे अपनी मतलब की हर चीज मिल गई थी, जहाँ तक कि एक अच्छी क्वालिटी का साइलेंसर भी मौजूद था। मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, सामान तो करीबन मुकम्मल ही है। बिस्मिल्लाह जान खुश होते हुए बोला, वैसे इनमें से काफी चीजें ऐसी होती हैं जिनके इस्तेमाल के बारे में हम नहीं जानते। हमारे नजदीक वो बिल्कुल फालतू थी, फिर भी मैंने ये सोचकर रख छोड़ी थी कि शायद कभी काम आ जाएं। आज लगता है मेरा फैसला मुफीद साबित हुआ। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, अब सबसे अहम काम यानी फासला नापना रह गया है कि उस टेकरी से तकरीब की जगह का फासला कितना होगा। वैसे आप कितने फासले से किसी आदमी को निशाना बना लेंगे? मैंने रेंज मास्टर की रेंज के मुताबिक कहा, 2 किलोमीटर। वो बोला, मतलब कमांडर अब्दुल हक की आपके बारे में बताई गई बात हकीकत है। मैंने कहा, अब कमांडर अब्दुल हक को झूठा तो नहीं कह सकते। मैंने लतीफ अंदाज में चोट की और वो कहका लगाकर हंस पड़ा। मुझे बिस्तर तक पहुंचाकर उसने इजाजत दी और रुखसत हो गया। अगले दिन मैंने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर राइफल को सिफर कर लिया था। साइलेंसर की मौजूदगी में मुझे फायर करते हुए कोई मसला पेश नहीं आया था। रेंज मास्टर राइफल की तो बोर साइटिंग भी हो जाती है, लेकिन जब फायर करने की सहूलत मौजूद हो तो बोर साइटिंग की जरूरत बाकी नहीं रहती। बोर साइटिंग बगैर गोली चलाए राइफल को सिफर करने का तरीका है। रात को कमांडर बिस्मिल्लाह जान अपने कुछ आदमियों के साथ मज़कूरा टेकरी पर पहुंच गया था। उन्हें सारे अफगान फौजी बेहोश ही मिले थे। पूरी पोस्ट कब्जे में लेते ही उसने मोबाइल फोन पर कॉल करके अपने साथियों को मुत्तला कर दिया। उसके एक साथी ने मुझ तक ये इत्तला पहुंचा दी थी। मैंने सुबह सवेरे वहां पहुंचना था। तुलुए आफ्ताब के साथ ही मैं एक डबल केबिन में बैठा उस टेकरी की तरफ रवाना था जहां मुजाहिदीन का कब्जा हो चुका था। हमने बमुश्किल आधा रास्ता तय किया था कि कमांडर बिस्मिल्लाह जान की कॉल आ गई। उसने मेरे साथ बात करना चाहिए और मेरे साथ बैठे हुए आदमी ने मोबाइल फोन मेरी जानिब बढ़ा दिया। वो सलाम वगैरह के बाद बोला, ज़ीशान भाई, मेरा ख्याल है यहाँ आपकी जरूरत बाकी नहीं रही। मैंने हैरानी का इजहार किया, क्यों? वो मायूस कुन लहजे में बोला, मैंने उस जगह का फासला नापा है, 2 किलोमीटर से ज्यादा फासला बन रहा है। टेकरी की बुलंदी जहन में लाते हुए मैंने उससे इत्तेफाक नहीं किया। मैंने कहा, ये तय करना मेरा काम है। उसने मेरी आमद को मेरी सवाबदीद पर छोड़ दिया, जैसे आपकी मर्जी। ड्राइवर बेखौफ खतर गाड़ी को उस टेकरी के अकब में ले गया। पहले वाली 3 गाड़ियां भी वहीं छुपाकर खड़ी की गई थी। हमारी रहनुमाई के लिए 2 आदमी टेकरी से नीचे आए हुए थे। उनकी हिदायत पर ड्राइवर ने गाड़ी पहले वाली गाड़ियों के साथ खड़ी की और हम उनकी रहनुमाई में ऊपर चढ़ने लगे। टेकरी के ऊपर पहुंचते ही कमांडर बिस्मिल्लाह जान हमें अपना मुंतजिर नजर आया। उसके चेहरे पर छाए तासुरात यकीनन मेरे मुंह से कोई उम्मीद भरी खबर सुनने के ख्वाहां थे। मैंने भी उससे मुसाफा करते हुए फासला नापने वाले आले यानी लेजर रेंज फाइंडर के मुतालिक दरियाफ्त किया। वो बोला, आए मेरे साथ, और मुझे पोस्ट की शुमाली जानिब ले गया। अमेरिकन कैंप बिल्कुल ही मेरे सामने था। एक वसी मैदान के बीचों बीच तकरीब के लिए जगह बनाई गई थी। मैंने लेजर रेंज फाइंडर थामते ही तरतीब से रखे सोफों का फासला नापा। वो 2200 मीटर था, जबकि रेंज मास्टर की कारगर रेंज 2000 मीटर है। फासला नापते ही मैंने कमांडर बिस्मिल्लाह जान से तस्दीक चाही, कितना फासला है? उसने मायूसी भरे अंदाज में कहा, 2200। इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाते हुए मैंने अप हिल डाउन हिल प्रोटेक्टर के जरिए हदफ का जाविया मालूम किया।
वो जगह हमारी टेकरी से 30 डिग्री नशेब में थी। कोसाइन फैक्टर को इस्तेमाल करते हुए मैंने राइफल पर लगाने वाली रेंज मालूम की, जो कि 1905 मीटर बन रही थी। इससे पहले शायद आपको बता चुके हैं कि जब भी कोई स्नाइपर नीचे से बुलंदी की तरफ या बुलंद मकाम से नीचे की तरफ फायर करता है तो वो हदफ की बराह रास्त पढ़ी जाने वाली रेंज नहीं लगाता, बल्कि उफकी रेंज लगाता है। इस मकसद के लिए उसे हदफ चाहे वो नीचे हो या ऊपर, उसका जाविया दरकार होता है कि स्नाइपर से हदफ की बुलंदी या गहराई का कितना जाविया बन रहा है, और फिर उस जाविये और फासले पर एक मखसूस फार्मूला लगाने से मतलूबा रेंज मालूम हो जाती है। कबील खान के जानशीन सरदार जहांदाद खान को मैंने इसी फार्मूले को बुरुए कार लाते हुए बुलंदी की तरफ फायर करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया था। एक हमवार सतह देखकर मैंने कमांडर बिस्मिल्लाह जान को कहा, मेरा ख्याल है फायर करने के लिए ये जगह मुनासिब रहेगी, यहाँ एक कंबल बिछा दें ताकि मैं आरामदेह हालत में लेट कर फायर कर सकूं। उसने उलझन आमेज लहजे में पूछा, क्या फासला नापने में मुझसे गलती हुई है? मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं, फासला 2200 मीटर ही बन रहा है, लेकिन नशे में होने की वजह से राइफल पर रेंज 1900 मीटर लगेगी। उसकी हैरानी बरकरार थी, वो क्यों? मैंने कहा, इस क्यों को खोजने के लिए आपको मेरी शागिर्दी इख्तियार करनी पड़ेगी। हंसते हुए मैं राइफल की मैगजीन भरने लगा। मेरे पुरएतमाद लहजे ने उसे खुश कर दिया था। इसका फैसला आपके फायर के बाद ही कर सकूंगा, मैंने बरजस्ता कहा। फायर के बाद शायद मेरी पेशकश बरकरार न रहे। उसने कहकहा लगाया, ये भी मुमकिन है कि फायर के बाद मुझे ही अपने मुतालबे से दस्तबरदार होना पड़े। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, अब इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए। वो बोला, चलो देख लेते हैं। 2 मैगजीनें भर कर मैंने राइफल के साथ रखी। इतनी देर में मेरी बताई हुई जगह पर एक आदमी ने नर्म कोरियन कंबल बिछा दिया था। राइफल पर टेलीस्कोप साइट लगाकर मैंने सोफों की जानिब सिधाई दी, एलिवेशन ड्रम पर मतलूबा रेंज लगाई और राइफल को कॉक करके सेफ्टी लगा दी। अब बस उनके आने की देर थी। धूप खूब रोशन थी। तकरीब की जगह पर हल्की फुल्की चहल पहल नजर आने लगी थी। मुलाजिम खाने की मेज पर बर्तन वगैरह लगा रहे थे। कुछ सोफों पर उनके सामने पड़ी शीशों की मेजों को साफ कर रहे थे। राइफल को वहीं छोड़कर मैं खड़ा हो गया। सादा कपड़े की छोटी सी झंडी दरकार होगी। झंडी? बिस्मिल्लाह जान के लहजे में हैरानी थी। मैं वजाहत करता हुआ बोला, हाँ, विंड मीटर नहीं है तो हवा की रफ्तार नापने के लिए एक झंडी सामने लगवा दो। अब झंडे से कैसे हवा नापी जाएगी? कमांडर बिस्मिल्लाह जान की समझ में मेरी बात नहीं आ रही थी, और आ भी कैसे सकती थी। ये तो स्नाइपर्स के अपने तजुर्बात होते हैं, और वो कोई स्नाइपर तो नहीं था। मैं उसे समझाते हुए बोला, हवा की वजह से झंडे का कपड़ा उसके डंडे के साथ एक मखसूस जाविया बनाता हुआ लहराता है। हवा जितनी तेज होती है, कपड़ा उतना ही सीधा उड़ता है। इस जाविये को नापकर हम स्नाइपर अंदाजा लगा लेते हैं कि हवा की रफ्तार क्या है, और फिर रफ्तार मालूम करके हम दाएं बाएं फर्क डालने वाली नॉब के जरिए टेलीस्कोप साइट पर मुनासिब रेंज लगा सकते हैं, इस तरह के हवा गोली पर असरअंदाज न हो सके। वो बोला, इतने बखेड़े मुझसे तो नहीं पाले जाएंगे। मैंने कहा, कामयाब फायर करने के लिए ऐसे बखेड़े पालने पड़ते हैं कमांडर। ये कहते हुए मैं रिहायशी बंकर की तरफ बढ़ गया। वो जल्दी से बोला, अपने चेहरे पर कपड़ा लपेट लो, हमने अफगान फौजियों को कत्ल नहीं करना। मैंने इस बात में सर हिलाकर चेहरे पर मफलर लपेट लिया। अंदर मौजूद मुजाहिदों ने भी अपने चेहरे छुपाए हुए थे। इस पोस्ट पर 20 के करीब अफगान फौजी मौजूद थे। तमाम को उन्होंने बांध दिया था। बिस्मिल्लाह जान के 2 मुसल्ला साथी उनकी निगरानी कर रहे थे, और बाकी अफगान फौजियों का असलहा, एमुनिशन और दूसरी काम की चीजें नीचे ले जाकर अपनी गाड़ी में लोड कर रहे थे। अंदर का जायजा लेकर हम बाहर निकल आए। एक तरफ प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी हुई थीं, उन पर बैठकर हम वक्त गुजारने लगे। थोड़ी देर तक मुजाहिदीन एमुनिशन और हथियारों वगैरह को 2 गाड़ियों में लोड कर चुके थे। आधे अफराद को कमांडर बिस्मिल्लाह जान ने वापस जाने का हुक्म दिया, क्योंकि फायर होने के बाद हमने वहां से फरार होना था, और मुनासिब यही था कि इससे पहले सामान वाली गाड़ियां अपने ठिकाने की तरफ भेज दी जाती। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती